कहानी की शुरुआत में हमें आर्यन नाम का एक बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़का दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। आर्यन को नई नई चीजें बनाने और आविष्कार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह दौड़ता हुआ अपने किसान पिता के पास पहुंचता है और उन्हें अपना नया आविष्कार दिखाता है। आर्यन ने रेडियो से बैटरियां निकाल दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बैटरियां निकालने के बाद भी रेडियो में आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। ये देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। आर्यन फौरन उन्हें समझाता है कि यह हवा की शक्ति से चल रहा है। वह बताता है कि अगर हम पंखों को तेजी से घुमाएं तो बिजली पैदा की जा सकती है। आर्यन के मन में एक बहुत बड़ा सपना था। वह कहता है कि अगर हम बड़े बड़े पंखे बना लें तो हम जमीन से पानी खींचने वाला पंप चला सकते हैं। इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा और इस इलाके में सालों से पड़ी सूखी और बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन इस काम में एक बड़ी दिक्कत थी। आर्यन को इस मशीन को बनाने के लिए अपने पिता की सबसे कीमती चीज यानी उनकी पुरानी साइकिल के पार्ट्स की जरूरत थी। उसके पिता पहले तो शांति से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल की बात आती है वे आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह सब सिर्फ किताबी ज्ञान और ख्याली पुलाव है। वे गुस्से में चिल्लाते हैं कि जिस सूखे ने हमारी कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया उसे तू इस टूटे फूटे खिलौने से ठीक करने चला है। ये सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वह पलट कर जवाब देता है, मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ और मुझे वो बातें पता हैं जो आप नहीं जानते। ये बात उसके अनपढ़ पिता को बहुत चुभ जाती है। वे गुस्से में आर्यन को जमीन पर पटक देते हैं और उसके बनाए हुए छोटे मॉडल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वे चिल्लाते हैं, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, अब बहुत हुआ स्कूल जाना, अब तुम सिर्फ खेती करोगे, जाओ और खेत जोतो। पिता की ये बातें आर्यन के सीने में तीर की तरह लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि क्या उसकी सारी जिंदगी इन्हीं बंजर खेतों में बीत जाएगी। मजबूरी में उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। सूरज निकलने से पहले ही आर्यन खेत में हल चलाने पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर सीखने की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। खाली समय में वह पड़ोसियों के पुराने रेडियो ठीक करने लगा ताकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स को और गहराई से समझ सके। कभी कभी रात को काम करते वक्त शोर से उसके पिता की नींद खुल जाती थी, लेकिन अब वे अपने बेटे के जुनून को देखकर उसे डांटते नहीं थे, बल्कि खुद रेडियो लेकर अकेले खेतों में टहलते और बदलते मौसम को समझने की कोशिश करते। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। कभी महीनों तक भारी बारिश होती तो कभी इतनी तेज धूप पड़ती कि फसलें जलकर राख हो जाती। मक्के की खेती ही उनके घर की एकमात्र कमाई का साधन थी, लेकिन सूखे की वजह से पैदावार बहुत गिर गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी तंगी के बावजूद उसके पिता किसी तरह पैसे का इंतजाम करते हैं और आर्यन की मिडिल स्कूल की पहली सेमेस्टर फीस भर देते हैं। यह आर्यन के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। जिन पिता ने कुछ दिन पहले उसे डांटा था आज वही उसे स्कूल भेज रहे थे। आर्यन अपनी नई वर्दी पहनकर खुशी खुशी स्कूल की ओर चल पड़ता है। धूप हो या बारिश, आर्यन का पढ़ाई के प्रति लगाव कभी कम नहीं होता, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है उसका साइंस टीचर उसे एक तरफ ले जाता है और एक कड़वी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बाकी के $80 फीस नहीं जमा हुई तो आर्यन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आर्यन की आंखों में जो चमक थी वह अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। स्कूल के पहले इम्तिहान में भी उसके नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह हर शाम स्कूल के बाद जी जान से मेहनत करेगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसके साथ नहीं दे रही थी। ढलते सूरज की रोशनी इतनी नहीं बचती कि वह अच्छे से पढ़ सके और अंधेरा उसके भविष्य की तरह और गहरा होता जा रहा था। उसकी माँ ने उसे एक और सच्चाई बताई कि अब उनके पास लैंप में डालने के लिए मिट्टी के तेल के पैसे भी नहीं बचे हैं। अपने पिता को भीगते खेतों में मेहनत करते देख आर्यन को लगने लगा कि क्या गरीबी ही उसका रास्ता हमेशा रोक देगी, मगर आर्यन के इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। वो और उसका दोस्त रोज गांव के कचरे के ढेर पर जाते और वहाँ कुछ काम की चीजें ढूंढते। एक बड़ी तंबाकू कंपनी अक्सर अपना बेकार सामान वहाँ फेंक दिया करती थी। घंटों की तलाश के बाद इस बार उसे सिर्फ एक पुराना वाटर पंप और एक खराब लेड एसिड बैटरी मिली। ये चीजें उसकी रात की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। आर्यन मायूस होकर गांव लौटा, जहां गांव के मुखिया एक मीटिंग कर रहे थे। एक तंबाकू कंपनी गांव के बचे खुचे पेड़ों को $15 प्रति टन के हिसाब से खरीदना चाहती थी। मुखिया चिल्लाकर कह रहे थे कि ये पेड़ ही हमें बाढ़ और रेतीले तूफानों से बचाते हैं, इन्हें काटना खुदकुशी के समान होगा। आर्यन के पिता ने भी मुखिया का पूरा साथ दिया, लेकिन कुछ लालची गांव वालों को सिर्फ आज का पैसा नजर आ रहा था। उन्होंने बिना कल की फिक्र किए साइन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह जंगल जो कभी उम्मीदों से भरा था अब पेड़ गिरने की आवाजों से गूंजने लगा। परिंदे अपना घर छोड़कर उड़ गए और पीछे सिर्फ सिसकती हुई हवाएं रह गईं। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वह अपने दोस्तों के पास गया, जहां सब रेडियो पर फुटबॉल मैच सुन रहे थे। मैच अपने चरम पर था कि अचानक रेडियो बंद हो गया। सबने उम्मीद भरी नजरों से आर्यन की तरफ देखा, क्योंकि वही गांव का रेडियो डॉक्टर था। आर्यन अंधेरे और हल्की बारिश में दौड़ता हुआ घर गया। घर में पड़ी सारी पुरानी और खराब बैटरियां उठाई और वापस भागा। उसने उन सभी डेड
बैटरियों को एक एक करके सीरीज में जोड़ दिया। जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, कमेंट्री फिर से गूंज उठी। उस पल आर्यन उन सब बच्चों की नजर में हीरो बन गया। मैच खत्म होने के बाद जब वह भारी बारिश में घर लौट रहा था तो अचानक उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। वह उसी साइंस टीचर के साथ डेट पर थी जिसने आर्यन को स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। उनके पिछड़े गांव में यह एक बहुत बड़ी बदनामी की बात थी। आर्यन को लगा कि इससे न सिर्फ उसकी बहन का मजाक उड़ेगा बल्कि पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने मन में ठान लिया कि वह उस टीचर को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने और उसके दोस्त ने टीचर की साइकिल का टायर पंक्चर करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके दोस्त ने एक अलग सलाह दी। टायर छोड़ो, इसकी साइकिल की हेडलाइट चोरी कर लेते हैं, इससे टीचर को चेतावनी भी मिल जाएगी और आर्यन को रात में पढ़ाई के लिए रोशनी भी मिल जाएगी। आर्यन उस साइकिल की लाइट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह लाइट हिलती तक नहीं। तभी उसका ध्यान उस तार पर जाता है जो लाइट से निकलकर पहिए के पास लगे एक छोटे चांदी के यंत्र तक जा रहा था। आर्यन अपने दोस्त से कहता है, पहिए को जोर से घुमाओ। जैसे जैसे पहिया तेज घूमता है और उस यंत्र से रगड़ खाता है, एक हल्की रोशनी जल उठती है। ये रोशनी सिर्फ अंधेरे को ही नहीं, आर्यन की बुझती उम्मीदों को भी रोशन कर देती है। उसे समझ आ गया कि बिना बैटरी के भी बिजली बनाई जा सकती है। उसी रात आर्यन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से माता पिता की बातें सुनता है। खराब फसल की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसके पिता भारी मन से कह रहे थे कि जिंदा रहने के लिए अब आर्यन की पढ़ाई की कुर्बानी देनी ही होगी। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल आर्यन को सबके सामने बुलाते हैं और फीस न भरने की वजह से उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देते हैं। उस समय आर्यन की आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। आसमान से बरसते बादलों के साथ उसका दुख भी बहने लगा। वह पत्थर की तरह खड़ा रह गया, जैसे समय थम गया हो। अब बिना पेड़ों के बारिश और भी भयंकर हो गई थी। उसने पूरे खेत को पानी में डुबो दिया। उसके पिता कीचड़ में लथपथ होकर तूफान के बीच नालियां खोद रहे थे ताकि फसल बचा सकें, लेकिन प्रकृति के कहर के आगे इंसान की मेहनत बेबस थी। बारिश रुकी तो सही, लेकिन अब उसकी जगह तपता हुआ सूरज आ गया। महीनों की झुलसाती गर्मी ने मक्के के नए पौधों को बेजान कर दिया। हालात पूरी तरह बेकाबू हो रहे थे। आर्यन के पिता अपनी साइकिल लेकर मीलों दूर सरकार में काम करने वाले दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन वहां से भी सिर्फ निराशा मिली। दोस्त ने चेतावनी दी कि पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ने वाला है, अपनी तैयारी कर लो। गांव का मुखिया राष्ट्रपति से मदद मांगने का वादा करता है, लेकिन आर्यन जानता था कि सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। वह अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करता है। वह अपना पूरा दिन कचरे के ढेर में खजाना ढूंढने में बिताने लगा। तभी एक पुरानी कार की बैटरी देकर उसे एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वह सारी डेड बैटरियों को एक साथ जोड़ दे तो एक पावरफुल बैटरी बन सकती है। अगर इसे वाटर पंप से जोड़ दिया जाए तो जमीन से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन इस बैटरी को लगातार चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? यही अब आर्यन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब आर्यन को हर हाल में जवाब चाहिए थे। वह चुपके से अपनी स्कूल की वर्दी पहनता है और प्रिंसिपल की नजरों से बचकर स्कूल में घुस जाता है। वह सीधा साइंस टीचर के पास पहुंचता है और पूछता है कि साइकिल का पहिया घूमने पर लाइट कैसे जलती है। टीचर उसे बताता है कि इसे डायनेमो कहते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझा पाता कि यह असल में कैसे काम करता है। टीचर उसे लाइब्रेरी जाने की सलाह देता है, पर आर्यन को तो स्कूल से निकाल दिया गया था। अब आर्यन एक चाल चलता है। वह टीचर को धमकी देता है कि अगर उसने उसे लाइब्रेरी नहीं जाने दिया तो वह उसकी और अपनी बहन के रिश्ते का सच सबको बता देगा। मजबूरी में टीचर उसे लाइब्रेरी में एंट्री दिला देता है। वहां आर्यन को ऊर्जा पर एक किताब मिलती है जिसे पढ़ते ही उसकी आंखों में एक नई दुनिया खुल जाती है। अब आर्यन का दिन या तो कचरे के ढेर में बीता या फिर वह मैदानों में उठने वाले बवंडर को देखकर समझने की कोशिश करता कि हवा में कितनी ताकत है। 2 हफ्ते बाद उस सूखे और गरीबी से त्रस्त इलाके में देश के राष्ट्रपति का आगमन होता है। हर तरफ जश्न का माहौल था। गांव के मुखिया को भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। मुखिया पहले तो राष्ट्रपति की खूब तारीफ करते हैं, जिससे राष्ट्रपति बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक मुखिया अपनी बात बदलते हैं और सूखे की वजह से तड़पते लोगों का हाल बताते हुए राष्ट्रपति से अनाज की मदद मांगते हैं। ये सच राष्ट्रपति को इतना चुभ जाता है कि वे बीच में ही अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देते हैं। वे जालिम बॉडीगार्ड्स उस बुजुर्ग मुखिया को मंच से घसीट कर ले जाते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटने लगते हैं। आर्यन और उसके पिता मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हवाई फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। राष्ट्रपति अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं और मुखिया अधमरी हालत में जमीन पर पड़े रह जाते हैं। आर्यन के पिता को अब समझ आ गया था कि यह दुनिया कितनी क्रूर है और कोई सरकार उनकी मदद नहीं करेगी। उन्हें अब खुद कुछ करना होगा। अगली सुबह वे पूरे परिवार को लेकर खेत पहुंचते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत मक्का बचा है उसे काट सकें, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा। उस बंजर जमीन से इतना कम अनाज निकला कि वह 1 महीने भी नहीं चल सकता था। मजबूर होकर आर्यन के पिता ने घर की टिन की छत तक उतार दी और उसे बाजार में बेच दिया ताकि अनाज खरीद सकें, लेकिन बाजार में अनाज की कीमतें आसमान छू रही थीं। इतने में रेडियो पर खबर आती है कि सरकार कह रही है कि देश में कोई अकाल नहीं पड़ा है। यह झूठ सुनकर
आर्यन के पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। अपनी पत्नी और बेटी के रोकने के बावजूद वे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने निकल जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। पिता के जाने के बाद आर्यन सीधा स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरियन को अपना बड़ा प्लान बताता है। वह कहता है कि अगर मैं पवन चक्की से बैटरी चार्ज कर सकूं तो वाटर पंप चलाकर जमीन से पानी निकाल सकता हूं। इससे हमारे गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन का प्लान तैयार था, लेकिन उसके पास वो डायनेमो नहीं था जो साइंस टीचर की साइकिल में लगा था। लाइब्रेरियन आर्यन की हिम्मत देखकर दंग रह गई और उसे टीचर को ढूंढने की सलाह दी, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि टीचर ने स्कूल छोड़ दिया है और आर्यन की बहन को अपने साथ भाग जाने के लिए मना रहा है। आर्यन की बहन साफ मना कर देती है। इधर आर्यन अपने सारे नक्शे और कागज लेकर टीचर को ढूंढने निकलता है। तभी उसका सामना सख्त प्रिंसिपल से हो जाता है। आर्यन डर से एक डेस्क के पीछे छिप जाता है, लेकिन प्रिंसिपल की नजरें उसे पकड़ लेती हैं। प्रिंसिपल आर्यन पर बरस पड़ता है और कहता है कि तुम दूसरे छात्रों की शिक्षा और टीचरों का ज्ञान चुरा रहे हो। तुम यहाँ से निकाले जा चुके हो और अब इस शहर के किसी भी स्कूल में कभी कदम नहीं रख सकोगे। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। आर्यन गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन पत्थर दिल प्रिंसिपल ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लाइब्रेरियन ने भी आर्यन की पैरवी की, लेकिन सब बेकार गया। आर्यन उस तपती बंजर जमीन पर अकेला खड़ा था। धूल भरे बवंडर में उसके बड़े सपने धुंधले होते जा रहे थे। कड़कड़ाती धूप भी उसके जम चुके दिल को गर्माहट नहीं दे पा रही थी। तभी उसकी माँ का साया उसके पीछे आता है, जो इस अंधेरे वक्त में उसकी आखिरी उम्मीद थी। आवाम के बढ़ते दबाव को देखकर सरकार आखिरकार 2 ट्रक अनाज गांव भेजती है। पूरा गांव पागलों की तरह अनाज खरीदने के लिए दौड़ पड़ता है। आर्यन की माँ घर में बचे आखिरी कुछ पैसे आर्यन को देती है और उसे पिता की साइकिल पर अनाज लेने भेजती है। लेकिन जब आर्यन वहाँ पहुँचता है तो पहला ट्रक पहले ही खाली हो चुका था। बाकी बचे लोग भूखे भेड़ियों की तरह दूसरे ट्रक पर टूट पड़ते हैं। नजारा इतना डरावना था कि हर कोई एक दूसरे को कुचलने पर उतारू था। आर्यन अपने छोटे कद का फायदा उठाकर किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाता है और 15 किलो मक्का खरीद लेता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। बाहर खड़े लोग अनाज के लिए जानवर बन चुके थे। अगर आर्यन बाहर कदम रखता तो वे उसे लूट लेते। वह बेबस होकर उसी ट्रक में दुबक कर बैठ गया। दूसरी तरफ आर्यन के पिता, जो विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में लोगों को खाने के एक एक दाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करते देखते हैं। उन्हें अचानक अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र होने लगती है। वे ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूखे गांव वालों ने आर्यन के घर पर हमला कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ उसकी बहन के हाथों से अनाज छीना, बल्कि जो मक्का उन्होंने हाल ही में काटा था उसे भी लूट लिया। आर्यन की माँ जमीन पर बैठकर बेबसी से रो रही थी। अब वह 15 किलो मक्का ही परिवार की आखिरी उम्मीद थी। आर्यन के पिता ने अपनी बची खुची जमा पूंजी गिनी। सब कुछ बेचकर भी वे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना ही खा सकते थे। उसकी माँ ने फैसला किया कि वे सिर्फ रात का खाना बनाएंगी। तभी घर में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। माँ का मानना था कि रात का खाना जरूरी है, लेकिन आर्यन कहता है कि हमें सुबह का नाश्ता करना चाहिए, वरना दिन भर मेहनत करने की हिम्मत कहाँ से आएगी। इधर आर्यन की बहन का सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पिता को कोसने लगती है। वह कहती है कि अगर पिता विरोध प्रदर्शन में शामिल न होते तो आज हमें अपनी जान और इज्जत का डर न होता। उसकी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारे पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूखा मरने दूंगी? जिस दिन मैं तुम्हें खिलाने के लिए अपना हाथ काट कर पका दूंगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरी औलाद हो। माँ की ये बातें सुनकर बहन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उसके माँ बाप का प्यार कभी नहीं बदलेगा। लेकिन असली अकाल तो अब शुरू हुआ था। आर्यन खेतों में परिंदों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक चिड़िया तक नहीं दिखती। अपनी बेबसी दूर करने के लिए आर्यन एक रात अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि अगर वह उस साइंस टीचर से डायनेमो मांग ले तो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। आर्यन की आंखों में जुनून देखकर उसकी बहन गहरी सोच में डूब जाती है। अगले दिन जब आर्यन लकड़ियां काटकर घर लौटता है तो देखता है कि माँ बाहर बैठकर रो रही है और पिता पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं। पता चलता है कि उसकी बहन उस साइंस टीचर के साथ भाग गई है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि घर में एक पेट कम हो जाए और परिवार पर बोझ कम हो सके। उसने पीछे सिर्फ एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। आर्यन जब दुखी मन से अपनी बहन के कमरे में जाता है तो उसकी पुरानी मेज पर वह डायनेमो रखा होता है जिसका सपना वह सालों से देख रहा था। अपनी बहन की इस बड़ी कुर्बानी को देखकर आर्यन का दिल भर आता है। उधर उसकी माँ गुस्से में आर्यन को लेकर स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाती है कि उनके टीचर ने उसकी बेटी को भगाया है। अपनी गलती मानकर प्रिंसिपल का रवैया नरम पड़ जाता है। वह वादा करते हैं कि स्कूल उस टीचर को ढूंढने में पूरी मदद करेगा और साथ ही आर्यन को लाइब्रेरी में जाने की खुली इजाजत दे देते हैं। अब आर्यन बिना किसी डर के लाइब्रेरी में कदम रखता है। वहाँ की हर किताब अब उसे उम्मीद की किरण लग रही थी। पुरानी लाइब्रेरियन तो जा चुकी थी, लेकिन वह बैटरी आज भी मेज पर रखी थी जो उसने आर्यन के लिए ठीक की थी। आर्यन सारी जरूरी किताबें इकट्ठा करता है और अपने दोस्तों को अपना प्लान समझाता है।
समझाता है। कुछ ने इसे नामुमकिन कहा, लेकिन ज्यादातर को उस पर यकीन था। सबके पास खोने को कुछ नहीं था, इसीलिए सब काम में जुट गए। कोई पंखे बना रहा था, कोई तांबे के तार साफ कर रहा था और आर्यन सर्किट जोड़ रहा था। सबकी मेहनत रंग लाई और एक छोटी सी पवन चक्की उनके सामने खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज हवाएं अंदर आईं और वह पंखा घूमने लगा। जैसे जैसे पंखा तेज हुआ, पास रखा रेडियो बज उठा। सब खुशी से नाचने लगे, लेकिन सिर्फ आर्यन जानता था कि अभी मंजिल बहुत दूर है। फिर भी उसके दोस्तों में अब एक नई जान आ गई थी। अब आर्यन और उसके दोस्त दिन रात कचरे के ढेर में जरूरी सामान तलाश रहे थे। सूरज ढलने तक वे ढेर सारा सामान लेकर लौटे, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास वह गियर नहीं था जिससे बड़ी पवन चक्की चल सके, और वह गियर सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता था, उसके पिता की इकलौती और सबसे कीमती साइकिल से। आर्यन हिम्मत जुटाकर अपने पिता को अपना छोटा सा आविष्कार दिखाता है और अपना बड़ा प्लान बताता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता साइकिल तोड़ने की बात सुनते हैं, वे गुस्से में आपा खो देते हैं। वे आर्यन की महीनों की मेहनत और उसके मॉडल को आग के हवाले कर देते हैं। यह देखकर आर्यन के दोस्त भी टूट जाते हैं और अकाल से बचने के लिए गांव छोड़कर भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन पूरे देश में अनाज की भारी कमी थी, वे जाते भी तो कहां। आखिर में आर्यन के उकसाने पर वे सब तय करते हैं कि वे आर्यन के पिता से जबरदस्ती साइकिल छीन लेंगे। सब एक साथ पिता को घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पिता अपना हल हवा में उठाते हैं, सब डर से भाग जाते हैं। वहाँ सिर्फ आर्यन रह जाता है, जो बेबसी से अपने पिता को देख रहा था। धूप जमीन को भून रही थी और उड़ती हुई धूल जिंदगी की कड़वी हकीकत बयां कर रही थी। जिस रास्ते से बच्चे कभी हंसते हुए स्कूल जाते थे, आज वहाँ ताजा कब्रें बनी हुई थी। यहाँ तक कि आर्यन का वफादार कुत्ता भी भूख की वजह से दम तोड़ देता है। आर्यन के दिल में अब सिर्फ सन्नाटा और मायूसी थी। अपने बेटे को इस हाल में देख आर्यन की माँ का सब्र टूट जाता है। वह अपने पति पर बुरी तरह चिल्लाती है और अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। उसकी बातों ने उस अड़ियल इंसान के अंदर सोए हुए पिता को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि आसमान से खुशियां नहीं बरसेंगी, अपनी तकदीर खुद ही बदलनी होगी। पिता साइकिल चलाकर आर्यन के पास पहुंचते हैं। वे अपनी नादानी और जिद के लिए उससे माफी मांगते हैं, लेकिन आर्यन कहता है कि उसने कभी उन्हें गलत नहीं समझा, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही वह स्कूल देख पाया था। दोनों की आंखों में आंसू थे और बरसों की दूरियां मिट चुकी थीं। पिता और बेटा मिलकर उस साइकिल के एक एक पुर्जे को अलग करने लगते हैं। अब पूरा गांव एक साथ आ चुका था। आर्यन काम में जुट गया। पिता ने पवन चक्की का ढांचा बनाने के लिए लकड़ी काटी और देखते ही देखते गांव वालों की मदद से एक विशाल टावर खड़ा हो गया। सबने मिलकर उस भारी ढांचे को रस्सी से ऊपर खींचा। गहरी बोरिंग में पाइप डाला गया और ऊपर वह पवन चक्की फिट कर दी गई। आर्यन ने कांपते हाथों से बिजली के तारों को जोड़ा और पंखों को बांधने वाली रस्सी खोल दी। जैसे ही हवा के झोंके ने उन पंखों को छुआ, वे तेजी से घूमने लगे। वह महज पंखे नहीं थे, वे पूरे गांव की उम्मीदें थीं जो हवा में लहरा रही थीं। डायनेमो की रगड़ से बिजली पैदा हुई और तार के जरिए नीचे लगे वाटर पंप तक पहुंची। गांव वाले खंदक और नालियां खोदकर इंतजार कर रहे थे। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। पाइप से पानी का पहला फव्वारा बाहर निकला। बंजर जमीन पर पानी की वह बूंदें गिरते ही पिता ने आर्यन को गले लगा लिया। उनकी आंखों के आंसू अब खुशी के थे। आर्यन ने साबित कर दिया था कि अगर इरादा पक्का हो तो हवा के झोंकों से भी जिंदगी बदली जा सकती है। पानी की वह फुहारें सिर्फ बंजर जमीन को ही नहीं भिगो रही थीं, बल्कि लोगों की मरती हुई उम्मीदों को फिर से जिंदा कर रही थीं। आर्यन के पिता की बूढ़ी आंखों में अपने बेटे के लिए वह गर्व साफ दिख रहा था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखते ही देखते वक्त बदला, मौसम बदला और उन वीरान खेतों में फिर से हरियाली की लहर दौड़ गई। जहाँ कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, अब वहाँ मक्के की नई फसलें लहलहा रही थीं। आर्यन के इस एक आविष्कार ने न केवल उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि उसे शहर के सबसे बेहतरीन हाई स्कूल में फुल स्कॉलरशिप के साथ दाखिला भी दिलवाया। आर्यन की मेहनत यहाँ नहीं रुकी। उसने अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज से एनवायरमेंटल साइंस में डिग्री हासिल की। तो यह थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली धमाकेदार मूवी की अपडेट आपसे मिस न हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय सिया राम।